तो बच्चों आज जो है आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन का लाए हैं और नेक्स्ट टॉपिक और कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्रायोस्कोपी भी कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ ये भी उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है, अच्छा चीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी हो जाता है पहले कि आखिर ये जाने कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो अगर प्योर, जैसे पानी को फ्रीज करा रहे हैं, प्योर पानी है, तो 0 डिग्री पर आप जानते हैं जनरली कि वो पानी फ्रीज करता है 0 डिग्री सी पर। तो 0 डिग्री सी पर आकर जानते हैं क्या होता है? बर्फ़ का वेपर प्रेशर और पानी का वेपर प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो उसी समय लिक्विड कोई भी फ्रीज करता है। तो फ्रीज करने का ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के तहत कोई भी लिक्विड फ्रीज करता है। अब रहा कि जैसे जो है, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए पानी ही ले लीजिए ना, मन ही मन, सॉल्वेंट के जगह वाटर मान लीजिए। तो ये आपका वाटर है, तो वाटर का यहाँ अभी टेम्परेचर कुछ होगा, कुछ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर घटा रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस घटा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है, वैसे वैसे आपका क्या घट रहा है? वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे आपका क्या घट रहा है? वेपर प्रेशर भी घट रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर घटने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी घटना चाहिए, तो घट रहा है। और घटते 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 एक ऐसा वक्त आएगा सी पॉइंट पर जब एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस समय आपका वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी कि आइस का वेपर प्रेशर और पानी का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब आइस का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। इस जो है टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज करना शुरू कर देगा। और अगर इससे भी आप इसका टेम्परेचर नीचे ले जाएंगे तो ये इस स्टेट में, यहाँ तक ये लिक्विड था, देखिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए इधर कुछ नंबर दे देते हैं एफ से लेकर सी तक ये क्या था? लिक्विड था। एफ से लेके सी तक ये लिक्विड था, लिक्विड। लेकिन सी के बाद ए तक ये क्या है? सॉलिड। और इधर भी आगे बढ़ाइएगा आप तो ये सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ से ये जमना शुरू हो गया और ये इस स्थिति में क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, यानी कि आइस रहेगा, यानी कि बर्फ़ रहेगा। तो जैसे जैसे इसके बाद भी आप टेम्परेचर घटाते जाओगे तो वो आइस ही रहेगा और वेपर प्रेशर उसका घट जाएगा। यही होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज करना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए -2 डिग्री पे आप चले गए तो उस समय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। -2 डिग्री पर जो आइस होगा उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, -5 डिग्री पर और कम हो जाएगा। तो आइस का वेपर प्रेशर यानी सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वाटर के वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाए तो वहाँ से फ्रीज करना शुरू करता है। ये मत समझिए आप उसके नीचे भी जाइएगा तब वेपर प्रेशर और घटेगा और वो फ्रीज करता रहेगा। अब एक केस ये है कि अगर आप उस वाटर में, उस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, यानी आप पानी डाल दिए, शुगर डाल दिए, तो जब शुगर डाल दीजिएगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। और वेपर प्रेशर जब घट जाएगा तब क्या होगा?
वेपर प्रेशर जब घट जाएगा तब क्या होगा? तो ये होगा कि वो लिक्विड उस टेम्परेचर पर आकर फ्रीज नहीं करेगा जितना पर कि प्योर सॉल्वेंट किया था, यानी कि वाटर किया था। उस टेम्परेचर पर आकर इसका वेपर प्रेशर अभी ज़्यादा ही रह जाएगा, तो इसे और ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा, और ये T से भी कम टेम्परेचर एक T1 पर जाकर इस सॉलिड वाले लाइन को, ये लाइन पूरी सॉलिड है, ये पूरी लाइन सॉलिड है, तो सॉलिड वाली लाइन को टच करेगा, यानी वेपर प्रेशर उस आइस के बराबर होगा इसका सॉल्यूशन का, तब से ये जमना शुरू कर देगा। और उसके बाद ये जमना जब शुरू करेगा तो वहाँ से ये सॉलिड जमता ही चला जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा और जमता चला जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए एक सॉल्यूशन और लिए, और गाढ़ा होगा, समझ लीजिए ये थोड़ा कम कंसंट्रेटेड है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड यानी मोर गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। इसका और उस टेम्परेचर पे जाइएगा तो और कम होगा इसका वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अभी इसको और कम करना होगा, और कम करिएगा तो ये जाके T2 टेम्परेचर पर वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तब ये जमना शुरू करेगा। और आप T में से T2 घटाइएगा तो यही हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T माइनस T2 इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, T माइनस T1 is equal to depression in freezing point. T minus T1 is depression in freezing point of solution 1. T minus T2 is depression in freezing point of solution 2. तो इस तरह से solution 1 और solution 2 का depression in freezing point आता रहेगा। इस तरह से आप लोगों का depression in freezing point मिलेगा, और ये freezing point solutionों का डिप्रेस करेगा। अब ये वेपर प्रेशर डिप्रेस करने, चूँकि आप शुगर डाल दिए हैं उसमें, तो चूँकि उसका वेपर प्रेशर घट गया है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी को भी क्या कर दिया, घटा दिया। और शुगर डाला हुआ वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं करता है, हो सकता है वो -1 पे फ्रीज करे, -2 पे करे, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें क्या डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो। आप उसमें कितना शुगर डाल रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन कब फ्रीज करेगा। अगर कम शुगर डालोगे तो -1 पे फ्रीज करेगा, ज़्यादा शुगर डालोगे तो -5 पे फ्रीज करेगा, और ज़्यादा डालोगे तो -10 पे फ्रीज करेगा। यही होगा। हाँ, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब एक कंडीशन लीजिए, एक कंडीशन मानिए कि सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन जो है 2 वेरी वेरी डाइल्यूट हैं, और जब ये दोनों सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हैं तो ये जो लाइन है कर्व लाइन लगभग स्ट्रेट लाइन होंगी। ये दोनों कर्व लाइन लगभग कैसी लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDE एक क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। और वैसी स्थिति में छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर C और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर BC का रेशियो छोटे ट्रायंगल का बेस DE बड़े ट्रायंगल का बेस AB के रेशियो के बराबर होगा। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC एंड DCE, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड CE और BC का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएंगे। तो CE का वैल्यू देख लीजिए, C का वैल्यू कितना है भाई, तो C P है और E P1 है। तो CE का वैल्यू क्या हो जाएगा, P माइनस P1, और तब नीचे BC है तो C P है और B P2 है, तो P माइनस P2। ठीक है, हो गया। तो P माइनस P1 बाई P माइनस P2। ठीक है। अब आप देखिए D क्या है, तो E T है और D T1 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, T माइनस T1 और AB क्या हो जाएगा, T माइनस T2। तो इस तरह से T माइनस T1 बाई T माइनस T2 हो गया। तो ये P माइनस P1 इज इक्वल टू P माइनस P1 बाई P माइनस P2 इज इक्वल टू T माइनस T1 बाई T माइनस T2 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा P1, इसको लिखेंगे डेल्टा P2। ठीक है, और ये इक्वल कर देंगे किसके, T माइनस T1 को डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। अब
इस डेल्टा T1 को इधर ले आइए, तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा T2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए हाँ, तो आप लोग अभी देखे थे, क्या देखे थे वहाँ तक, डेल्टा P1 बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा T2। इसी तरह आगे अगर और जाइएगा, सॉल्यूशन और सारा लीजिएगा, तो अगर और सारा सॉल्यूशन लीजिएगा तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा T2। अगर तीसरा सॉल्यूशन ले लीजिएगा तो डेल्टा P3 बाई डेल्टा T3 आएगा। और ये सारे जो हैं सब इक्वल होंगे। सॉल्यूशन 1 का ये क्या रेशियो, सॉल्यूशन 1 का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, सॉल्यूशन 1 का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो, सॉल्यूशन 2 का सेम रेशियो, सॉल्यूशन 3 का सेम रेशियो, सारे जो हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो जब ये सब कांस्टेंट होंगे तो आप लिख सकते हो ना जी कि डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब तो आप लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा और भी बात बढ़ा सकते हो, कहोगे कि जब डेल्टा P और डेल्टा T का रेशियो कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेल्टा T, ये हो जाएगा। और कांस्टेंट को हटाओगे तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T आ जाएगा, है ना। तो यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, रॉल्स लॉ के अनुसार आप जानते हैं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x1 के होता है। डेल्टा P x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा P डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों जगह देखिए डेल्टा P, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए हम आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप अपने अंकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम और आपके अंकल क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक, तो डेल्टा T और x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, हो गए। अब जो है इसको इक्वल करने के लिए मन करे तो एक कांस्टेंट डाल दीजिए, डेल्टा T इज इक्वल टू k x1, हो गया। अब जो है एक काम कीजिए, डेल्टा T चूँकि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए इसको F भी लगा के डिनोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सिंस डेल्टा T इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, so denoted by क्या, so denoted by डेल्टा TF, so denoted by डेल्टा TF से डिनोट कर दिया जाएगा। अब जो है डेल्टा TF से आप डिनोट कर लिए। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू k इंटू x1। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू k n1 बाई n1 प्लस n2। आप जानते हैं सिंस सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, और वेरी वेरी डाइल्यूट के लिए कई बार आप कई लेक्चर में पीछे पढ़े हैं, सिंस सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, so n1 is very very less than n2, hence
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के N1/N2। N1/N2 हो गया। N1 वेरी वेरी डाइल्यूट के चलते N1 चूँकि छोटा है इसलिए इसको क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। अब आप देखिए, अब N1 को छोड़ दीजिए, N1 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 कितना क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। अब N2 को आप पुट कीजिए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के N1/N2 के जगह W2/M2। ये डिवाइड है और ये डिवाइड का डिवाइड है, डबल डिवाइड है, तो ये डिवाइड जो है उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर के से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू M2 इंटू N1/W2। एक मज़े की बात है जो आपको याद होगा, बहुत मज़ा आएगा, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं आप, ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े हैं। ये W2 जो होता है ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मोल में जो वेट होता है वो ऑलवेज इन ग्राम होता है। किस में होता है, इन ग्राम होता है ऑलवेज। यही मज़े की बात है, यही ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ फ्लॉप करते हैं, यानी कि यहाँ आपका वेट किस चीज़ में है, इन ग्राम है, वेट इन ग्राम, ठीक है। तो वेट जो ग्राम में है इसको आप जो है अगर केजी में चेंज कर देते हो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा, अगर ग्राम में वेट है, और जानते हो कि ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर आप 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में कर लिए तो आपको हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी हो जाएगा। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी को कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मोलालिटी। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा मोलालिटी में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी हो जाएगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा मोलालिटी में। तब हम अपना कांस्टेंट से गेम खेलते रहेंगे। तो यहाँ मोलालिटी मेरे को मिल जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको केजी में चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के M2 इंटू ऊपर क्या है N1 बाई W2/1000। ये 1000 है। अब ये क्या चीज़ में हो गया, केजी में हो गया, केजी में कन्वर्ट कर गया। लेकिन आप 1000 से डिवाइड किए हैं तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पता है ना। 1000 से आप डिवाइड किए तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई विथ 1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड किए, 1000 से मल्टीप्लाई किए, हो गया काम आपका। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के M2/1000 इंटू मोलालिटी। इसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर केजी इज इक्वल टू मोलालिटी। तो मोलालिटी हो गया, ठीक है। अब आ गया, अब ये एक नया कांस्टेंट के रूप में उभर के आ रहा है, ये एक नया कांस्टेंट के रूप में उभर के आ रहा है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। और के एफ जहाँ हो गया आपका किसके बराबर, के एफ इज इक्वल टू के M2/1000। तो ये जो है एक नया कांस्टेंट के रूप में उभर गया, एक नया कांस्टेंट मिल गया, वेयर के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केएफ को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को थोड़ा आप समझिए, देखिए। हाँ, तो हम लोग फार्मूला आप देख लिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक, अब जो है आप मोलालिटी का फार्मूला जानते हैं, इसलिए आप जो है क्या करोगे कि इसमें मोलालिटी का फार्मूला पुट कर दोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू यहाँ क्या W2, यहाँ ये क्या रहेगा इन ग्राम। ठीक है, तो इस तरह आपका फार्मूला आ गया मोलालिटी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ये फाइनल फार्मूला। अब यहाँ हम लोगों को थोड़ा ये समझ लेना है कि केएफ क्या है। केएफ का सिर्फ आपको नाम बताए हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ज़रा केएफ को डिफाइन किया जाए। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन केएफ। तो सिंस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई मोलालिटी। अब मोलालिटी का वैल्यू रखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू अगर 1 है तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। इस तरह आप समझा सकते हैं अगले को कि भैया डेल्टा टी एफ को ही तो के एफ कहते हैं, के एफ कुछ नहीं है, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, बशर्ते देयर इज ए शर्त है, शर्त इज वाट, शर्त इज दिस दैट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 1। ठीक, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the molar depression constant, molar depression constant is defined as the depression in freezing point of 1 molar solution, depression in freezing point of 1 molar solution। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये देख लिए कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसे डिफाइन करते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट, 1 मोलर सॉल्यूशन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ, मतलब और क्लियर समझ लीजिए, मतलब ये हुआ कि आप W2 यानी पानी का वज़न ले लीजिए 1000 ग्राम, पानी का वज़न ले लीजिए कितना 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम पानी है यानी 1 kg पानी है। इसमें 1 मोल किसी सॉल्यूट को डाल दीजिए, क्या डालिएगा, यूरिया डालिए, ग्लूकोज का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 मोल यूरिया डाल दीजिए, 1 मोल यूरिया, यूरिया का 1 मोल कितने ग्राम होता है, 60 ग्राम। 1 मोल यूरिया डालिए, ज़्यादा नहीं, 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया मतलब 60 ग्राम, तो 60 ग्राम यूरिया आप इसमें डाल दो। तो आपने 60 ग्राम यूरिया इसमें डाल दिया, तो 60 ग्राम यूरिया डालने के बाद, कितना ग्राम यूरिया डालने के बाद, 60 ग्राम यूरिया डालने के बाद
अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? यूरिया डालने के पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भैया? तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पहले बताओ, 0 डिग्री सी। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, ठीक। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी हो गया, ये 0 डिग्री सी। अब इसमें जब हम लोग 0 डिग्री सी का मतलब क्या हुआ केल्विन में बताओ? तो केल्विन में T = 273 केल्विन, ये हो गया आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर इतने पर फ्रीज कर देता है, ठीक। अब इसमें आप 60 ग्राम यूरिया डाल दीजिए, 60 ग्राम यूरिया यानी कि 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। अब यूरिया डालने के बाद अब बताइए कि क्या ये 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन पर ही क्या ये फ्रीज करेगा? ये बताइए, उतने पे फ्रीज करेगा? नहीं, उतना पर फ्रीज नहीं करेगा। तब कहिए उससे ज़्यादा पे करेगा कि उससे कम पे करेगा? तो कहिएगा कि सर ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही पढ़ा रहे हैं, तो उससे कम पे करेगा ना, तो उससे कम पे करेगा। तो हो सकता है कि -2 डिग्री सी पे फ्रीज करे यूरिया का सॉल्यूशन। एज्यूम कीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि वो -2 पे फ्रीज कर रहा है, -2 डिग्री सी पर। तो केल्विन में कितना हो गया? 271 केल्विन। तो कितना टेम्परेचर का लॉस हुआ? ये डेल्टा TF कितना हुआ? 2 केल्विन। यही कहलाएगा KF। इसी को कहते हैं KF, इसी को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of 1 मोलल solution is known as cryoscopic constant और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको बहुत चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसका ग्राफ अगर खींचा जाए, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है किसके किसके बीच? डेल्टा TF, KF, M, ठीक है। तो KF कांस्टेंट हो गया, तो मोलालिटी एंड डेल्टा TF का ग्राफ खींचिए। तो इसके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। और इस पर एक क्वेश्चन आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया गया था। तो अगर मोलालिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो KF और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा, तो मोलालिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो KF और डेल्टा TF का ग्राफ आपको भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वैसी स्थिति में जब M इज कांस्टेंट तो स्लोप इस केस में कितना हो जाएगा? स्लोप इस केस में M हो जाएगा, और इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? इस केस में आपका स्लोप हो जाएगा KF, स्लोप KF हो गया। तो स्लोप KF बन गया। KF एक तरह से स्लोप है, KF क्या है? स्लोप है किसी सॉल्यूशन का, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट स्लोप है, यानी कि स्लोप यानी tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस अगर आप निकाल लेते हो तो आपको निकल जाता है KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट निकल जाता है। इस तरह आप क्रायोस्कोपी पढ़े यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़े या और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े ये इस लेक्चर में, और इसको समझे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एबनॉर्मलिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू।